गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे द 7 एजेस ऑफ मैन, इसमें हमने इसके मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स कर लिए थे। आज हम इसका स्टैंजा वाइज ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। जैसे आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक इसमें बताया था द 7 एजेस ऑफ मैन में कि विलियम शेक्सपियर है वो इसमें क्या कहना चाहते हैं। विलियम शेक्सपियर जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, वो बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन है वो 7 अवस्थाओं से घिरा होता है। व्यक्ति के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटकर उन्होंने बताया है कि वो प्रारंभ से लेकर अंत तक किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करता है। प्रथम जो पंक्तियां हैं उन प्रथम पंक्तियों में कवि पोइट विलियम शेक्सपियर हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति एक नाट्यकार है या एक कलाकार है जो इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना अभिनय करता है और उसी अभिनय के अनुरूप आता है और चला जाता है, यानी जन्म लेता है और जीवन की 7 अवस्थाओं का निर्वहन करके, जीवन की 7 अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करके अंत में इस दुनिया से चला जाता है। जिस प्रकार से किसी भी नाटक में, किसी भी ड्रामा में एक एक्टर होता है, वो आता है, स्टेज पर उपस्थित होता है, अपना रोल अदा करता है, अपना अभिनय करता है, अपनी परफॉर्मेंस पूर्ण करता है और फिर चला जाता है। उसके बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है। इसी प्रकार की कंडीशन से, इसी प्रकार से इस बात को समझाने के लिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि एक व्यक्ति मात्र इस संसार रूपी रंगमंच का एक क्या है, नायक है, जो आता है, अपनी भूमिका निभाता है और चला जाता है। और इस भूमिकाओं में उसे 7 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। और वो 7 अवस्थाएं कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। प्रारंभिक अवस्था एक छोटे बच्चे, नवजात शिशु के रूप में, जो कि जैसे एक नवजात शिशु होता है वो अक्सर रोते हुए मिलता है। और क्या होता है कि जब वो दूध पीता है तो वो दूध है वो काफ़ी बार उसके शरीर में अपच होता है, हो जाता है, और वो उसको वापस उल्टियों के माध्यम से दूध गिर वापस नीचे गिरा देता है। तो क्या बताया गया प्रथम अवस्था में, प्रथम अवस्था में व्यक्ति को एक नवजात शिशु के रूप में डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि वह एक नर्स या धाय की जो बाहें होती, भुजाएं होती हैं, तो उसके अंदर क्या करता है, उल्टियां करता हुआ, रोता हुआ पाया जाता है। उसके बाद दूसरी अवस्था में उसे एक स्कूली बच्चे के रूप में डिफाइन किया गया है, यानी एक स्कूली बच्चे के रूप में वर्णित किया गया है। उसका रेखा चित्र बनाया गया है कि वह एक स्कूली बच्चा होता है और अनिच्छा से, यानी बिना अपने मन की इच्छा से वह स्कूल जाने को बाधित किया जाता है घर वालों की तरफ से। और वह स्कूल जाने के लिए इतनी आनाकानी करता है कि जिस प्रकार एक घोंगा चलता है उस वह भी अब जमीन पर घिसट कर या घोंगे की तरह चलते हुए अनिच्छा से स्कूल की तरफ जाता है। पुनः उसके बाद कवि तीसरी अवस्था में व्यक्ति को एक लवर, प्रेमी के रूप में डिफाइन करते हैं। किसके रूप में? प्रेमी के रूप में डिफाइन करते हैं, जो अपनी प्रियतमा के विरह में या उसके बिछुड़न में उसकी आईब्रो, यानी आंखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे आईब्रो कहते हैं, आईब्रो की प्रशंसा के रूप में विरह गीत, प्रशंसा रूपी विरह गीतों का आह्वान करता रहता है, विरह गीत गाता है। और बिल्कुल कल कारखानों की जो भट्टियां होती हैं, धोखनियां होती हैं, उसकी तरह आहें भरता रहता है। तो थर्ड अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने इंसान को क्या बताया है, एक स्नेहशील व्यक्ति बताया है, प्रेमी के रूप में डिफाइन किया है। उसके बाद फोर्थ अवस्था में वह एक सैनिक के रूप में दर्शाया गया है, जो कि पूरी की पूरी अजीबोगरीब सौगंध कस्मों से भरा होता है और अपने छोटे से क्षण भंगुर, यानी छोटे से बिल्कुल एक पानी की बुलबुले के समान इज्जत को बचाए रखने के लिए, अपने आत्म सम्मान को बचाए रखने के लिए वो किसी से भी लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार होता है। और इस तरीके से वह अपने जीवन को मौत के मुंह में या खतरों के मुंह में रखता है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर
फिफ्थ स्टेज में व्यक्ति को एक न्यायाधीश के रूप में वर्णित करता है। यहाँ पर इस कविता के अंदर विलियम शेक्सपियर हैं वो एलिजाबेथन के टाइम के जो जज हुआ करते थे, जिनका पहनावा कुछ अजीबोगरीब होता था और वो दाढ़ी का एक फॉर्मल कट रखा करते थे। फॉर्मल कट के रूप में दाढ़ी यानी सामान्य फैशनेबल दाढ़ी रखा करते थे। और वे जब कोई भी फैसला सुनाते थे तो व्यक्ति अपने पक्ष में उस फैसले को लेने के लिए मोटे ताजे मुर्गों का मीट उन्हें भेंट किया करते थे। तो इसके लिए बताया गया है कि वह व्यक्ति है वो मोटा ताज़ा गोल पेट लिए हुए पूर्ण रूप से बुद्धिमता और बुद्धिमता युक्त कहावतों से भरा होता है और अच्छे मोटे ताजे मुर्गों का सेवन भी करता है। इसके बाद वह छठी अवस्था में बताता है कि व्यक्ति छठी अवस्था में धीरे धीरे अपने बुढ़ापे की ओर जाना शुरू हो जाता है और वह एक जवान व्यक्ति से विदूषक या भांड की तरह लगने लगता है और उसके जो जवानी के समय में वस्त्र और उसके जो मोजे उसने संभाल कर रखे थे वो अब ढीले ढाले हो गए हैं और उसकी जो कर्कश जवानी के समय की कर्कश तेज ध्वनि थी वो अब धीरे धीरे पतली होनी शुरू हो गई है। उसके पश्चात छठी अवस्था के बाद वह सेवंथ स्टेज में जाता है। सेवंथ स्टेज में उसे क्या मिलता है, वह एक वर्ध के विलियम शेक्सपियर व्यक्ति को एक वर्ध के रूप में या वर्ध व्यक्ति के रूप में डिफाइन करता है और बताता है कि इस समय वह अपने अंतिम काल के नज़दीक होता है। उसमें लगभग सभी चीज़ों की कमी होती है, जैसे कि स्वादहीनता यानी जीभ का न होना, जीभ में कमी, स्वादहीनता, आंखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है यानी दिखने में कमजोरी, सूंघने में, देखने में, शारीरिक कमजोरियाँ यानी हर एक भाव से वो विमुक्त होता है। लगभग सारे भाव है वो उससे दूर होते हैं और अंत में वह अपने जीवन का समापन कर लेता है। ये इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाओं को वर्णित किया है। अब फर्स्ट स्टेंजा से हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट विलियम शेक्सपियर हमें किस प्रकार से इस पोएम के बारे में बता रहे हैं और क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट स्टेंजा लिखेंगे, उसके साथ इसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो आप साथ साथ में नोट करना चाहो तो नोट करते रहना और देखते रहना। क्या होता है, ऑल वर्ल्ड्स ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। स्टेज का मतलब क्या होता है, रंगमंच, वर्ल्ड यानी संसार, पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, एंड ऑल द मैन एंड men and women merely प्लेयर्स, कि सभी व्यक्ति यानी पुरुष और महिलाएं मात्र इसके पात्र हैं, केवल, मेयरली यानी केवल, प्लेयर्स यानी इसके खिलाड़ी या इसके पात्र हैं। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी के सभी पुरुष और महिलाएं केवल इसके पात्र हैं। They have their exits and they have their exits and their entrance, and they have their exits and their entrance।
क्या बताया है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, कि वे अपना आवागमन और प्रस्थान दर्शाते रहते हैं, यानी वे आते हैं और जाते हैं। एंट्रेंस यानी प्रवेश करना, एग्जिट्स यानी प्रस्थान करना है कि दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, वे अपने आवागमन और प्रस्थान को दर्शाते रहते हैं, यानी वे आते हैं और जाते हैं। And one man in his time, and one man in his time, and one man in his time plays many parts, plays many पार्ट्स। क्या बताया है कि एंड वन मैन इन हिज टाइम, कि और एक व्यक्ति अपने समय में, अपने खुद के समय में प्लेज मैनी पार्ट्स, काफी भागों का अभिनय करता है, काफी भागों में अपना जीवन यापन करता है, उसके अलग अलग भागों को दर्शाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, हिज acts being 7 ages, उसका अभिनय 7 अवस्थाओं में होता है। His acts being 7 ages, उसका या उसकी उसका अभिनय लगभग या उसका अभिनय 7 अवस्थाओं में जारी रहता है या होता है। His acts being 7 ages, उसके जीवन की अवस्थाएं 7 होती हैं या 7 अवस्थाओं में अपने जीवन का अभिनय करता है। जैसा कि हमने देखा, all the world स्टेज, पूरा का पूरा संसार एक रंगमंच है, and all the men and women merely players, और सभी के सभी पुरुष और महिलाएं केवल इसके पात्र हैं या इसके क्या हैं, नायक हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, वे अपने आवागमन और प्रस्थान को निश्चित करते रहते हैं, सुनिश्चित करते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन में कई भाग या कई रोल अदा करता है। His acts being 7 ages, उसके जीवन की लगभग, वह अपने जीवन में 7 अवस्थाओं का अभिनय करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या वर्णन करेंगे हम? एक्सप्लेनेशन में कवि क्या कहता है, पोएट क्या कहता है? Here the poet presented his mature view about the life of a man। कवि ने यहाँ पर अपना परिपक्व परिदृश्य व्यक्ति के जीवन के बारे में, एक व्यक्ति के जीवन के बारे में प्रस्तुत किया। Here the poet presented his mature view about the life of a man। यहाँ पर कवि ने एक व्यक्ति के जीवन का परिपक्व परिदृश्य प्रस्तुत किया है। He says that this world is a stage of
दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज ऑफ ड्रामा and all the men and women only the player of this drama of life। क्या कहता है, क्या कहा यहाँ पे? ही सेज दैट दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज ऑफ ड्रामा। वह कहता है कि यह संसार है वो ड्रामा यानी नाटक का एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन ओनली द प्लेयर ऑफ दिस ड्रामा ऑफ लाइफ। और प्रत्येक व्यक्ति या पुरुष और महिलाएं हैं वो इस जीवन रूपी नाटक के केवल पात्र हैं। दे कैम एंड गो लाइक एन एक्टर। वे एक अभिनयकर्ता की तरह आते हैं और चले जाते हैं। दे कम एंड गो लाइक एन एक्टर। वे एक अभिनयकर्ता की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लाइक इन एज इन ए ड्रामा, जैसे कि एक ड्रामा या एक नाटक में एक अभिनयकर्ता अपना अभिनय करता है, उसी प्रकार दे कम एंड गो लाइक एन एक्टर इन ए ड्रामा। A man acts many parts in his drama of life। कि एक व्यक्ति है वो अपने इस जीवन के नाटक में कई भाग या कई अभिनय करता है। His acts of life in 7 ages। His acts of life in 7 ages। उसके जीवन के एक्ट्स ऑफ यानी उसके जीवन के अभिनय क्या है? 7 अवस्थाओं में बताए गए हैं। हिज एक्ट्स ऑफ लाइफ इन 7 एजेस, कि उसके जीवन के अभिनय 7 अवस्थाओं में हैं। तो क्या बताया है? हियर द पोएट प्रेजेंटेड हिज मैच्योर व्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ए मैन। कि यहाँ पर कवि ने एक व्यक्ति के जीवन का परिपक्व परिदृश्य प्रस्तुत किया है। He says that, वह कहता है कि this world is a stage of drama, कि यह संसार है वो एक ड्रामा यानी नाटक का भाग है या नाटक का रंगमंच है। And all the men and women only the player of this drama of life। और सभी के सभी पुरुष और महिलाएं इस जीवन के नाटक के क्या हैं? नाट्यकार हैं या खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं। लाइक एन एक्टर, एक एक्टर यानी अभिनयकर्ता की तरह। एज इन ए ड्रामा, जैसे कि एक ड्रामा यानी नाटक में एक अभिनयकर्ता आता है वैसे ही आते हैं और जाते हैं। ए मैन एक्ट्स मैनी पार्ट्स इन हिज ड्रामा ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति अपने जीवन के इस नाटक में कई अभिनय करता है। हिज एक्ट्स ऑफ लाइफ इन 7 एजेस। उसके जीवन की जो जीवन के अभिनय की अवस्थाएं 7 होती है, या अपने जीवन का अभिनय वह 7 अवस्थाओं में करता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें अगर हम देखें तो कोई क्या क्वेश्चन बन सकता है? यस, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ। तो इसी एक्सप्लेनेशन को हम एक क्वेश्चन का आंसर भी बना सकते हैं।
क्वेश्चन के आंसर में भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है कि हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ। हाउ डज, ये अपनी टेक्सचुअल यानी बुक के क्वेश्चंस में से 80 to 60 to 80 वर्ड्स वाला थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें कौन से सेक्शन में, डी सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन है। कौन से सेक्शन का? डी सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन है। हाउ डज द पोएम, हाउ डज द पोएम, क्या है क्वेश्चन में? हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ। represent a mature view of life. How does the poem represent a mature view of life? तो उसका आंसर ये नीचे दिया गया है। इस एक्सप्लेनेशन को, इसका आंसर हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था? Here the poet presented his mature view about द लाइफ ऑफ ए मैन। एक व्यक्ति के जीवन के बारे में किस प्रकार से कवि ने एक परिपक्वतापूर्ण परिदृश्य या परिपक्वतापूर्ण भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है। He says that this world is a stage। वह कहता है कि यह संसार है वो वास्तव में एक नाटक का ही रंगमंच है, नाटक के रंगमंच के समान है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन ओनली द प्लेयर ऑफ दिस ड्रामा ऑफ लाइफ। कि और व्यक्ति, पुरुष और महिलाएं इस जीवन रूपी नाटक के खिलाड़ी मात्र हैं या पात्र हैं। दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं। लाइक एन एक्टर एज इन ए ड्रामा, एक अभिनयकर्ता की तरह, जिस प्रकार से अभिनयकर्ता नाटक में आता है और चला जाता है, उसी की तरह वह अपने जीवन में अभिनय करते हैं। A man acts many parts in his drama of life। एक व्यक्ति अपने जीवन रूपी ड्रामा या नाटक में क्या है? बहुत सारे भाग अदा करता है। His acts being acts of life in 7 ages। एक व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 7 अवस्थाओं का अभिनय करता है। हमने ये क्या पढ़ा था? फर्स्ट स्टेंजा। और इस फर्स्ट स्टेंजा का हमने एक फर्स्ट स्टेंजा में जो एक क्वेश्चन बन रहा था वो क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आपको इस फर्स्ट स्टेंजा में 2 वर्ड्स पूछ रहा हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। मैंने राइट फाइंड आउट द वर्ड मीन्स फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स, फर्स्ट है रोल्स और सेकंड है, एक तो हो गया रोल्स और सेकंड है ए लार्ज नंबर, ए लार्ज नंबर। क्या पूछा मैंने? फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स रोल्स एंड दूसरा है ए लार्ज नंबर। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा था अपना, इसके अंदर ये 2 वर्ड्स हैं जिसका सैनोनिम्स या मीन्स यानी इसके समानार्थी शब्द आपको नोट करने हैं। मैंने क्वेश्चन राइट किया है यहाँ पे फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स रोल्स और सेकंड है ए लार्ज नंबर। अब मैंने आपको रोल्स का तो बताया था, तो मेरे ख्याल से आपने अगर ठीक से उन मीनिंग्स को देखा था, सैनोनिम्स को पढ़ा था, तो आप इससे रोल्स का आराम से आंसर कर सकते हो। तो मैं बताऊं, आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। रोल्स का मतलब होता है, रोल्स का सिनोनिम होता है एक्ट्स। क्या होता है? एक्ट्स। अच्छा, आगे आप ए लार्ज नंबर सोचिए थोड़ा सा, क्या होना चाहिए? लाइनों में मिलाइए। 4 लाइन, पूरी 4 लाइनें हैं, उसमें
ए लार्ज नंबर का सिनोनिम्स क्या हो सकता है। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैनी क्या होगा, मैनी ए लार्ज नंबर, बहुत सारे, संख्या में बहुत, और मैनी भी क्या होगा, संख्या में बहुत, बहुत सारे। फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स, दैट मीन्स या तो रोल्स, दूसरा ए लार्ज नंबर यानी बहुत बड़ी संख्या में। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट स्टेंजा बिल्कुल से कंप्लीट हो गया है। हम सेकंड स्टेंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, सॉरी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो आपके नहीं आता, इसमें हम व्याख्यान देखेंगे। आई थिंक एक तो ये क्वेश्चन जो बना था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने ये सिनोनिम्स आपको बताया था, तो ये तो रोल्स का तो मैंने आपको बताया था। एक्स जब आपको सिनोनिम्स लिखाए थे तो एक्स में मैंने बताया था आपको रोल्स यानी भूमिकाएं, तो दोनों में भूमिकाएं एक्स हो गया। ए लार्ज नंबर बहुत बड़ी संख्या या बहुत संख्या, ज़्यादा संख्या, तो उसमें हमने क्या लिख दिया, मैनी लिख दिया। इस प्रकार से सिनोनिम्स अपने कंप्लीट हो गए। तो इसमें फर्स्ट स्टैंजा, एक क्वेश्चन और दो सिनोनिम्स के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों ने राइट भी किए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।